Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. No No problem, problem. ma'am. Okay. So आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये सारी चीजें जो हैं आर्ट क्राफ्ट आइटम्स जो थे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते थे, कैसे उन सेंटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, ये सारी चीजें इसमें आपको पता पड़ेंगी. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone nodules, whole shells, copper ore, tools, unfinished objects, rejects and the waste material. अब ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पर इस तरह के चीजों का प्रोडक्शन होता था, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली कुछ चीजों की तरफ देखते हैं कि कच्चा माल जो है, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स हो गए, होल शेल्स हो गए, कॉपर ओर हो गए, ये और फिर उसके बाद में टूल्स जैसे कि अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स. टूल्स तो खैर अलग, कि औजार कहाँ पे मिल रहे हैं इन चीजों को बनाने के वो, और फिर कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो चीजें या तो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं वो, रिजेक्ट्स और वेस्ट मटेरियल. इन सारी चीजों को वो एक प्रॉपर स्टडी करके ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ सो एंड सो साइट के ऊपर इस तरह की चीजें जो है वो बनाई जाती थी. इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई वेस्ट प्रोडक्शन जो होता है, मतलब वेस्ट सामान जो मिलता है, मटेरियल जब कहीं पर मिलता है तो उससे हम पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्राफ्ट वर्क हुआ करता होगा और इसीलिए बचा कुचा सामान यहाँ पे ऐसे मिला है. फॉर इंस्टेंस, इफ शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production. अब एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला है जब शेल और स्टोन्स काटे जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो उसके जो टुकड़े होते हैं उससे ही अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पर ये वेस्ट है. पहली बात तो ये कि ये डिस्कार्डेड आइटम है यानी कि वेस्ट है, और यही यहीं पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन रही करी होगी. इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करते हैं सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ये है एक फिगर दे रखा है 1.15, अ टेराकोटा फिगरीन यानी कि टेराकोटा से बनी फिगर है ये. Then sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. अब बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े जो वेस्ट पीसेस होते हैं उनमें से छोटा आइटम बना देते थे, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बना देते थे, लेकिन बिल्कुल मिनिस्क्यूल बिट्स जो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी बिट्स जो होते हैं, उनको बेसिकली यूजुअली उस काम की जगह पे ही छोड़ दिया जाता था. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. यही निशान जो है हमें सजेस्ट करते हैं जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये छोटे छोटे स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स या क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हरप्पा. दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके यहाँ पे फिगर 1.16 के अंदर कॉपर और ब्रॉन्ज से बने वेसल्स जो हैं उनकी आपको एक इमेज दी गई है. अब है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. अब ये मटेरियल्स जो हैं इनको कैसे ये लोग आइडेंटिफाई करते थे, ढूंढते थे. As is obvious, a variety of materials was used for craft production. While some, such as clay, were locally available, many, such as stone, timber, and metal, had to be procured from outside the alluvial plain. अब क्या होता था, कई सारे मटेरियल्स जो है वो यूज होते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. कुछ जो मटेरियल्स हैं जैसे कि क्ले हो गया वो तो इजीली लोकली अवेलेबल हो जाता था. अब कुछ ऐसे स्टोन्स हैं या टिम्बर है या मेटल है जो उनके यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो ये लोग बाहर से एलुवियल प्लेन से मंगाते थे, बाहर से मंगाते थे. इस एलुवियल प्लेन जहाँ पे ये रहते थे उसके बाहर से मंगाते थे, प्रोक्योर करते थे, जिससे ये लोग इस चीज को यूज करके बना सकें. Terracotta toy models of bullock carts,
suggests that this was one important means of transporting goods and people across land routes. अब टेराकोटा से बने टॉय मॉडल्स जो हैं बुलक कार्ट्स के, ये जो बैलगाड़ी होती है उसके छोटे मॉडल्स जो बने हुए हैं टॉय मॉडल्स, उससे हमें ये समझ में आता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया रहा होगा ट्रांसपोर्ट का, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक लैंड रूट्स पर ये लोग सामान और साथ साथ जो लोग हैं उनको ट्रैवल करने में मदद करता होगा. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. अब जो पानी के रास्ते जो एरिया मतलब रास्ता होता था पानी के जरिए से जो जाते थे, अब वो इंडस हो या उसकी ट्रिब्यूटरीज हो या सहायक नदियां हो, और साथ ही साथ कोस्टल रूट्स जो होते हैं समुद्री रास्ते जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते थे इन सब आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. No, ma'am. ओके. मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट बियॉन्ड. अब मटेरियल्स जो सबकॉन्टिनेंट से लिए गए हैं या उससे आगे जगह से लिए गए हैं. हरप्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. अब हरप्पन्स जो थे उन्होंने मटेरियल्स अलग अलग जगह से मंगाए हैं अपने क्राफ्ट आइटम्स के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक सेटलमेंट स्टैब्लिश किया था नागेश्वर और बालाकोट में के एरियाज में, जहां से वो शेल लेते थे, शेल अवेलेबल था वहां से वो लेते थे. दूसरी साइड्स हैं शोर्टुगाई जो अफगानिस्तान के अंदर है, और ये सबसे अच्छा सोर्स था लेपिस लजूली का, एक ब्लू स्टोन जो बहुत ही जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है. लोथल के अंदर कुछ एरियाज में इनको यहाँ पे कार्नियलियन मिलता था. भरूच जो है वो गुजरात के अंदर है और वहां पे ये चीज लोथल जो है उसके आसपास की जगह भरूच है, वहां पे ये चीज मिलती थी. फिर है स्टेटाइट, ये साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिलता था. मेटल जो है बेसिकली वो राजस्थान से जाता था. तो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें इन्होंने प्रोक्योर करी हैं और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. Other such sites were Shortughai in far off Afghanistan, near the best source of lapis lazuli, a blue stone that was apparently very high valued, and Lothal, which was near sources of carnelian from Bharuch in Gujarat, and statite from South Rajasthan and North Gujarat, and metal from Rajasthan. तो ये बेसिकली साइट्स के बारे में बताया गया है जहां से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें उठाई हैं. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम. Okay, another strategy for procuring raw materials may have been sent to expeditions to areas such as the Kheri region of Rajasthan for copper and South India for gold. बाकी जो स्ट्रेटेजी थी, अब ऑब्वियसली बात है जैसे हम आज के जमाने में किसी भी चीज को लेने खरीदने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह सब करते हैं कि कहाँ से क्या सामान लेना है, उसी तरीके से इनके यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी थी कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए, कच्चे माल के लिए, जो ये दूर दराज के एरिया से मंगाते थे. प्रॉपर एक्सपेडिशन करके अपने लोगों को भेज करके वहां की नॉलेज लेते थे और फिर वहां से वो चीजें मंगवाते थे. अब जैसे खेतरी रीजन जो है राजस्थान का, वहां से ये कॉपर मंगाते थे, साउथ इंडिया से ये गोल्ड मंगाते थे. These expeditions established communication with local communities. और ये expeditions जो ट्रैवल करके जाते थे वहीं पे इनकी बातचीत कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता था वहाँ के लोकल कम्युनिटीज से. Occasional finds of Harappan artifacts such as the statite micro beads in these areas as indications of such contact. अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई वहाँ पे हरप्पन आर्टिफैक्ट्स जो हैं उन्होंने स्टेटाइट माइक्रो बीड्स बनाई हैं इसी तरह के एरियाज में. वो इंडिकेट करती है कि उनका कम्युनिकेशन जो है वहाँ के लोकल लोगों से ज्यादा अच्छा था. अब लोकल लोगों से कम्युनिकेशन बैठाने का मतलब क्या होता है कि जब अपन कहीं जगह पे जाते हैं और अपन को पता होता है कि अपना कोई जानकार वहां पर रह रहा है, तो थिंग्स जो है, जो चीजें जो हैं, थिंग्स बिकम इजी. तो थिंग्स जो है कुछ आसान हो जाती हैं वहां पे किसी भी तरह से. कहाँ अब जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लो आज के जमाने से उसको रिलेट करो कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपने साउथ इंडिया घूमने जाना है और वहीं पे आपके कोई रिलेटिव्स जो है वो रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, केरला में अगर रहते हैं, तो वहां के बारे में वो जानकारी आपको अच्छे से दे पाएंगे कि भाई आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए, कहाँ पे आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो पूरी तरह फुलफिल हो पाएंगी, क्योंकि आप लोग वेस्टर्न साइड के हैं, अपन राजस्थानी, अपनी ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, वहाँ की ईटिंग हैबिट्स अलग हैं. तो अपने हिसाब का सारा कि अपन कंफर्टेबली वहां पे खा पाए या रह पाए, वो सारी चीजों की वो जानकारी आपको दे पाएंगे. तो एक
लोकल कम्युनिकेशन होना इसीलिए भी जरूरी होता है। उस जमाने में यहाँ पर बेसिकली सामान लेने के लिए, मटेरियल लेने के लिए लोकल कम्युनिकेशन बिठाया जाता था, और उसके लिए वो एक्सपेडिशन टूर्स जो होते हैं वो करते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एविडेंस मिले हैं खेतरी एरिया, खेतरी जो राजस्थान के अंदर वहाँ पे एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसको गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग नॉन हरप्पन पॉटरी जो है देखने को मिली है, अनयूजुअल वेल्थ मिली है कॉपर ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि कॉपर ऑब्जेक्ट जो है वो भर करके मिले हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले। ये पॉसिबल है कि वहाँ के इनहेबिटेंट्स जो थे उस रीजन के, उन्होंने सप्लाई किया है कॉपर हरप्पन्स को। देयर इज एविडेंस in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpur culture, with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. अब क्योंकि वहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मिले हैं, तो ये कयास लगाया जाता है कि वहां पर से ही कॉपर हरप्पन्स के पास में भेजा जाता होगा। अब यहाँ पे आपको एक मैप दे रखा है, स्केच मैप है, स्केल मैप नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बीच में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, साइड में कैस्पियन सी है, इधर रेड सी इस तरफ है, अरेबियन सी इस तरफ है, ये हमारे इंडिया का रीजन है, ये लोथल है, यहाँ से हरप्पन, ये जो ऑरेंज कलर में पोर्ट्रे किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है, वो हरप्पन मतलब बेसिकली मेसोपोटामियन, और इनका कल्चर जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का वो है, ये मेसोपोटामियन है, ये उरुक है, ये उर है, इस तरीके से ये बताया गया है। आगे आपको पता पड़ेगा कि इस एरिया को इस एरिया से कैसे डिवीजन मिला हुआ है, ये सी जो बने हुए हैं यहाँ पे उनकी वजह से। अब है 6.2 कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स। ये दूर दराज के जो एरियाज हुआ करते थे, इनसे ये लोग कैसे कॉन्टेक्ट बिठाते थे, वो भी उस जमाने में। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula. अब ये जो अभी रिसेंटली चीजें इन्होंने ढूंढी है आर्कियोलॉजिस्ट ने, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, वो ये सजेस्ट करती है कि कॉपर जो है इन्होंने ओमान से भी मंगाया हो सकता है, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप पर है अरेबियन पेनिनसुला के। Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. अब क्या होता है, ये सिंपली जो स्टडी करते हैं उसके अंदर केमिकल्स का भी यूज होता है, फॉरेंसिक चीजों का इस्तेमाल करके भी ये चीजों को डिटेल स्टडी करते हैं। तो इन्होंने वहां पे जो कॉपर मिला है ओमान में और जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में कॉपर मिला है, दोनों की डीप स्टडी करी है, और उससे ये पता पड़ता है कि उसमें निकल जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, जो ये सजेस्ट करता है कि दोनों एक ही जगह कॉमन ओरिजिन रहा है, यानी ओमानी कॉपर का इस्तेमाल इन्होंने किया है। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कंट्रास्ट एज वेल। दूसरे जो निशान मिले हैं वो भी ये बताते हैं, अलग अलग हैं, जो कि A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani sites. ओमानी साइट्स पे एक अलग तरह का वेसल, बर्तन जो है वो मिला है, हरप्पन जार मिला है, जिसके ऊपर एक मोटी लेयर जो है काली मिट्टी जो होती है, काली क्ले जो होती है, उसकी वो मिली है। Such thick coating prevents the percolation of the liquids. और इतनी मोटी कोटिंग जो है उससे परकोलेशन जो है लिक्विड्स का, लिक्विड्स बाहर ना निकले, रिसे नहीं, उसके लिए होता है। We do not know what was carried in these vessels. हमें नहीं पता कि इन वेसल्स एंड बर्तनों के अंदर क्या ये लोग भर के रखते थे। But it is possible that the Harappan exchanged the contents of these vessels for Omani copper. लेकिन ये कयास लगाए जा सकते हैं कि भाई हरप्पन्स ने एक्सचेंज करे हैं जो सामान है इन वेसल्स के अंदर ओमानी कॉपर से। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ पे आपको साइड में फिगर 1.17 के अंदर हरप्पन जार जो कि ढूंढा गया है ओमान के अंदर, उसकी इमेज दे रखी है, काले रंग से उसको पोर्ट्रे किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refer to the copper coming from a region called Magan, perhaps a name from Oman, and interestingly enough copper found at Mesopotamian sites also contain traces of nickel. अब Mesopotamian text जो मिला है, जो 3rd millennium के दौरान मिला है, उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि कॉपर जो है एक जगह मगन करके जो जगह है वहां से मंगाया गया है, और ये बाय चांस नेम हो सकता है ओमान के लिए,
और वहां पे भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है कि उसमें कॉपर जो मिला है उसमें भी अच्छी अमाउंट में निकल मिला है। जो भी मेसोपोटामियन साइट्स में देखा गया है कॉपर, उसमें अच्छे अमाउंट में चीजें मिली हैं, निकल जो है वो मिला है, उसके निशान मिले हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल finds suggestive of long distance contacts include Harappan seals, whales, dice and beads। और दूसरे जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट को दर्शाते हैं वो है हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीड्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Magan and Meluha, possibly the Harappan region। अब जो दूर दराज से इन्होंने कांटेक्ट किया उसके लिए क्या चीजें और पोर्ट्रे करती हैं कि नहीं इन्होंने बाहर के जगहों से कांटेक्ट किया है, उसमें कुछ चीजें मिली हैं, हरप्पन सील, वेट्स और डाइस बीड्स मिली है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर मेंशन हुआ है, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। दिलमन जो कि बहरीन के आइलैंड्स हैं, ठीक है, मगन और मेलुहा जो हरप्पन रीजन के अंडर थे। इन्होंने ये मेंशन किया है दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियन, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ वुड। मेलुहा से इन्होंने ये सब चीजें मंगाई हैं। मेसोपोटामियन मिथ जो है उसके अंदर लिखा हुआ है सेज ऑफ मेलुहा, उसमें ये कहते हैं मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड एंड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। अब यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या निकाला है? सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक द हाजा बर्ड वाज अ पिकॉक। यहाँ पे हाजा बर्ड जो है बोला जा रहा है पिकॉक के लिए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है Did it get this name from its call? क्या इसका नाम जो है इसको जिस तरीके से बुलाया जा रहा है उसके लिए रखा गया है? It is likely that communication with the Oman, और ये माना जाता है कि ये कम्युनिकेशन करने का तरीका था ओमान से। बहरीन और मेसोपोटामिया was by sea, और बहरीन और मेसोपोटामिया जो है वो सी के किनारे ही थे। तो बेसिकली उन्होंने जो मिला है ना कि तुम्हारी बर्ड, हाजा बर्ड जो है उसको सब सुने और वो रॉयल प्लेस में रहे, तो ये चीज यहाँ पे पोर्ट्रे की गई है और उसके इन्होंने अपने अपने हिसाब से असम्पशन लगाए हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स। मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर बताया गया कि मेलुहा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सी फारर्स जो है रहते हैं, वो जगह है जहाँ पे सी पे काम करने वाले लोग जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील, और इसके अलावा हमें सील्स जो मिली हैं उस पर बोट्स और शिप्स जो है वो भी बने हुए दिखे हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. मैम अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील है टिपिकल मेसोपोटामिया की, बट द हम्ड बुल मोटिफ ऑन इट अपीयर्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। इसके ऊपर एक हम्ड बुल बना हुआ है जिसको देख करके लगता है कि ये इंडस रीजन से इन्होंने निकाली है, ये चीज डिराइव करी है। फिगर 1.18 के अंदर ये था। फिगर 1.19 के अंदर एक पर्शियन गर्ल्स की सील दिखी है बहरीन के अंदर। कई बार इसके अंदर हरप्पन मोटर्स दिखते हैं। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर लोकल डेलमेन वेट्स जो है वो दिख रहे हैं जो हरप्पन स्टैंडर्ड को दिखाते थे। ये डीप स्टडी मतलब सिंबल्स जो है उनकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। फिर है फिगर 1.20 के अंदर सील डिपिक्टिंग अ बोट। सील बनी हुई है जिस पर एक बोट बनी हुई है, उसको वो दर्शा रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आपने कलेक्ट करनी है अपनी प्रॉब्लम्स। यू हैव टू कलेक्ट योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द chapter and we'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.